मुझे बचपन से पुस्तकें पढ़ने की आदत है। अपनी स्कूल की किताबों के साथ साथ मैं अपने से बड़े भाई बहनों की किताबें भी पढ़ मारता था। उम्र के साथ साथ ये आदत भी बढ़ती गई। विवाह होने के बाद, अलग घर में आने के बाद मेरा पुस्तकों का संग्रह मेरे घर के मुख्य कक्ष में आ गया। एक पूरी दीवार पर अलमारियां विभिन्न विषयों की पुस्तकों से भरी हुई थी और हर साल उनमें वृद्धि होती जा रही थी। मुझे ये नहीं पता था कि किताबों के साथ का मेरा ये लगाव कभी किसी और के साथ लगाव का कारण बनेगा। एक रविवार की शाम को मैं अपने बरामदे में बैठा कुछ पढ़ रहा था। तभी घनघोर वर्षा होने लगी। बारिश इतनी जोर से हो रही थी कि उसमें खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। तभी मेरे पड़ोस में रहने वाली मिसेस गुप्ता मुझे अपने दरवाजे पर दिखाई दी। दरवाजा खोलकर वो अंदर आ गई और बोली कि बारिश इतनी जोरदार है कि चला ही नहीं जा रहा है। मैंने उन्हें बैठने के लिए कुर्सी दी और कहा कि आप पूरी तरह से भीग गई है, थोड़ी देर बैठकर अपने आप को पोंछ ले ताकि सर्दी न लग जाए। वो कुर्सी पर बैठ गई और मैं तौलिया लेने के लिए अंदर चला गया। आज पत्नी भी बच्चों के साथ अपने किसी रिश्तेदार के यहां गई हुई थी। मुझे उनकी भी चिंता हो रही थी। तौलिया लेकर जब मिसेस गुप्ता के पास पहुंचा तो वो कांप सी रही थी। मैंने तौलिया देकर कहा कि आप अपना सर पोंछ ले, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। उन्होंने तौलिया लिया और अपने सर को पोंछने लग गई। मैंने देखा कि वो पूरी तरह से तरबतर थी। पानी को पोंछने के बाद उनकी कंपकपाहट कुछ कम हुई तो मैंने उनसे कहा कि वो चाहे तो बाथरूम में जाकर सारा बदन पोंछ ले, कुछ तो पानी कम होगा। वो ये सुनकर बोली कि शरीर के गीले होने से ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन सर भीग जाने से जुकाम हो जाता है। मैं ऐसे ही सही हूं। मैं उनसे तौलिया लेकर अंदर चला गया। वहां ध्यान आया कि चाय पीने का समय है। एक कप चाय मिसेस गुप्ता को भी पिला देते हैं। यही सोचकर मैं किचन में चाय बनाने चला गया। फिर आकर बाहर बैठ गया। बारिश अभी भी उसी रफ्तार से हो रही थी। लगता था कि तूफान आ गया है। किचन से 2 कप चाय लेकर मैं बाहर बरामदे में आया तो मिसेस गुप्ता चाय देखकर बोली कि इसकी क्या जरूरत थी। शाम को चाय का समय हो गया था। सोचा आपको भी चाय पिला देते हैं। मुझे लगा कि आप मेरे लिए बनाकर लाए हैं। अगर आपके लिए भी बनाकर लाता तो क्या नहीं पीती। पता नहीं आप कैसी चाय बनाते हैं, ये तो पी कर ही पता चल सकता है। चलिए पी कर ही देखते हैं कि आप कैसी चाय बनाते हैं। मिसेस गुप्ता ने चाय का कप हाथ में ले लिया। हम दोनों बारिश को देखते हुए बैठकर चाय का स्वाद लेने लगे। बारिश के कारण सर्द हुए मौसम में गर्म चाय से बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। तभी अचानक बारिश बहुत तेज हवा के झोंकों के साथ बरामदे में आ गई और हम दोनों उससे बचने के लिए अंदर कमरे में चले आए। मैंने दोनों कुर्सियां अंदर कमरे में कर ली। मिसेस गुप्ता को याद आया कि पत्नी जी दिखाई नहीं दे रही है। मैंने उन्हें बताया कि अपने रिश्तेदार के यहां गई हुई है, आने ही वाली है, वो भी शायद बारिश में ना फंस गई हो। यही सोचकर उन्हें फोन किया तो वो बोली कि अभी नहीं निकली है, जब बारिश रुक जाएगी तभी चलेगी। ये जानकर मुझे चैन पड़ा। मिसेस गुप्ता चाय पी रही थी और कमरे में इधर उधर नजर मार रही थी। तभी उनकी नजर मेरे पुस्तकों के संग्रह पर पड़ी तो वो अचरज से बोली कि पढ़ने का किसको शौक है? मुझे। आपको? आप लगते तो नहीं है पढ़ने वाले। ऐसा क्या होता है पढ़ने वालों में जो मुझ में नहीं है? बुरा मत मानिएगा, लेकिन पढ़ने वाले कुछ अलग ही होते हैं। यहां तक भी तो पढ़ कर ही पहुंचे हैं। हाँ, ये तो सही है, लेकिन पुस्तकों को पढ़ने का शौक कम ही होता है। समय भी कहाँ मिलता है। ये आपने सही कहा, लेकिन मैं तो बचपन से ही पढ़ने का शौकीन हूं। इस उम्र में काम में व्यस्त होने के कारण पढ़ने के लिए समय निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। ये तो है, लेकिन जब आपको किसी बात का शौक हो तो समय निकल ही आता है। आपका और मेरा शौक एक जैसा ही है। अच्छा, तो आप भी पढ़ने की शौकीन हैं। हाँ, पढ़ने का शौक तो है, लेकिन पुस्तकों तक पहुंच कम ही हो पाती है। अब तो आपकी पहुंच उन तक हो ही गई। हाँ, आपसे उधार मांगकर अपनी इच्छा पूरी कर पाऊंगी। किसी पुस्तक प्रेमी से मिलकर हमेशा अच्छा लगता है। अब किसी से पुस्तकों के बारे में बातचीत कर पाऊंगा। पहले मैं किसी पुस्तक को पढ़ूं तो सही,
जो आपको पसंद हो ले जाए, जब पढ़ ले तो वापस कर दीजिएगा। इतनी पुस्तकों को देखकर मन को विश्वास नहीं हो रहा है। आपको हर विषय की पुस्तकें मिल जाएगी। अगर कोई खास आपको चाहिए तो उसका प्रबंध कर लेंगे। आप लगातार पुस्तकें खरीदते रहते हैं। हाँ, वैसे तो जब पुस्तक मेला लगता है तभी ज्यादा खरीदता हूं, लेकिन कुछ खास चाहिए होता है तो उसे खरीदने से पीछे नहीं रहता हूं। आपकी और मेरी अच्छी गुजरेगी। मैं उनकी ये बात सुनकर मुस्करा दिया। मिसेस गुप्ता खड़ी होकर पुस्तकों को देखने लगी, फिर अपनी पसंद की पुस्तक को रैक से निकाल लिया। मेरी तरफ देखकर बोली कि आपने इसे पढ़ा है? कई बार पढ़ी है, मेरी मनपसंद है। पढ़कर आपको वापस करती हूं। आराम से पढ़िए। हाँ, पढ़ोगी तो आराम से ही। रोजमर्रा की आपाधापी में समय निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब पढ़ने के लिए समय निकालूंगी। इस बीच बारिश का जोर कुछ कम हो गया था। ये देखकर मिसेस गुप्ता बोली कि कोई पॉलिथीन की थैली दे दीजिए, उसमें रखकर पुस्तक ले जाऊंगी। मैंने एक लिफाफा लाकर उन्हें दे दिया। वो पुस्तक को उसमें रखकर बाहर निकल गई। मैं भी बाहर बैठकर पत्नी का इंतजार करने लगा। शाम घिर आई थी। रात बस आने को ही थी। मैंने अंदर आकर पुस्तकों की रैक में रखी डायरी खोलकर मिसेस गुप्ता का नाम लिखकर उसके आगे पुस्तक का नाम लिख दिया। अब मुझे ध्यान रहेगा कि मिसेस गुप्ता कौन सी पुस्तक लेकर गई है। मिसेस गुप्ता अब हमारे यहां नियमित रूप से आने जाने लगी थी। पुस्तकें ले जाना और उन्हें वापस देने आना नियमित रूप से होने लगा था। इसी वजह से पत्नी से उनकी निकटता बढ़ गई थी। मैं अपने आप में ही डूबा हुआ था। एक बार उनसे मिलना हुआ तो उन्होंने इशारा किया कि मैं जो पुस्तकें वापस करके जाती हूं, आप उन्हें देख लिया करें। उस समय तो मैंने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन जब घर में अकेला था तो लगा कि शायद वो कोई इशारा कर रही थी और मैं उसे अनदेखा कर रहा हूं। यही सोचकर मैंने उनकी वापस की हुई पुस्तक रैक में से निकालकर हाथ में ले ली और सोफे पर आराम से बैठ गया। पुस्तक के पन्ने पलटने लगा तो एक कागज का टुकड़ा उसमें उड़कर नीचे गिर गया। उसे जब उठाकर पढ़ा तो समझ आ गया कि क्यों मिसेस गुप्ता ने पुस्तकों को खोलकर देखने को कहा था। उस पर कविता की 2 पंक्तियां लिखी थी जो उनकी मनोस्थिति को बयान कर रही थी। मैं समझ गया कि मेरी और मिसेस गुप्ता की दोस्ती अब 2 पुस्तक प्रेमियों से आगे चली गई है। वो कागज मैंने जला दिया। उसका किसी और के हाथ लगना कई जिंदगियों में तूफान ला सकता था। अब मेरे सामने उसका जवाब देने की समस्या थी। मेरा मिसेस गुप्ता से ज्यादा सामना नहीं होता था। मैं जब घर पर अकेला होता था तब वहां नहीं पाती थी, और जब वो आती थी तब मैं अधिकतर समय घर पर नहीं होता था। उनसे अकेले मिलने का मौका मुझे जल्द ही मिल गया। एक दिन छुट्टी के दिन वो दोपहर में पुस्तक वापस करने आई तो मैं घर पर अकेला ही था। मुझे देखकर वो बोली, आपने मेरा कहा किया? हाँ किया, और जो मिलना था वो मिल भी गया था। कैसा लगा? अच्छा लगा, लेकिन उससे उलझन बढ़ गई। क्यों? समझ नहीं आ रहा कि क्या जवाब दूं। मैंने तो सिर्फ अपनी हालत का वर्णन किया था। स्थिति जानने के बाद कुछ ना किया जाए, ये तो गलत होगा। क्या कर सकते हैं? कई बार सुन लेने से भी दुख कम हो जाता है। यही चाहत थी कि कोई मेरे से बात करे ताकि मैं अपने दुख कह सकूं। आप मुझे अपने दुख में राजदार बना सकती है, लेकिन आपके तो दर्शन भी मुश्किल से होते हैं। ये तो है, इसका कोई हल ढूंढना पड़ेगा। क्या हल? कहीं बाहर मिलने का। ऐसा संभव है? जहां चाहो वहां राह निकल आती है। मुझे कैसे पता चलेगा? फोन पर पता चल जाएगा। मेरा घर से निकलना कठिन है, फिर तो कुछ किया नहीं जा सकता है। ऐसा ना कहें। आप अपनी कहानी लिखकर पुस्तक में रख दिया करें, मुझे मिल जाएगी। यही किया था, लेकिन आपने लंबे समय तक उसे देखा ही नहीं। मुझे पता ही नहीं था। नहीं तो देर नहीं करता। अब तो पता है। हां, लेकिन एक पेज से ज्यादा मत लिखिएगा। क्यों? क्योंकि पुस्तक में कुछ रखा है ये पता चल जाता है। पत्नी जी ही यहां की सफाई करती है, उनके हाथ लग गया तो गड़बड़ हो जाएगी। ये तो सही है, ध्यान रखूंगी। आप बताए कि ऐसा क्या गम है
तो आप भरे पूरे परिवार के होते हुए भी अकेली है। सब कुछ है लेकिन प्यार ही नहीं है। सब अपने आप में डूबे हुए हैं। मैं ही किसी से अपने मन की बात भी नहीं कर सकती। ये तो बिजनेस में इतने डूबे हैं कि मुझसे प्यार करने का भी समय नहीं है। बस पैसा ही पैसा है। जब कुछ मांगो तो पैसा निकालकर हाथ में थमा देते हैं। कभी साथ चलकर कुछ दिलाते नहीं हैं। बच्चे अपने आप में मस्त है। एक मैं ही हूं जो किसी के काम की नहीं हूं। आपके बिना तो आपका परिवार चल नहीं सकता है। आपको अपने पति से बात करनी चाहिए। बच्चों को तो अभी समझ नहीं है। बात की थी लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। मेरे से जो हो सकेगा मैं करूंगा, लेकिन मेरी भी मजबूरियां आप समझती होगी। मैं तो कुछ नहीं मांग रही, केवल मेरी बात सुनने वाला चाह रही हूं। लेकिन बात यहां पर रुकेगी नहीं। आपको ऐसा क्यों लगता है? मेरा मन कहता है फिर आपसे कोई आशा ना रखूं। ऐसा मैंने कब कहा? लेकिन आपका आशय तो कुछ ऐसा ही था। हम सब अपनी परिस्थितियों के दास हैं। मैंने सिर्फ वास्तुस्थिति बयान की थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सब कुछ समय पर छोड़ दे। ईश्वर जब किसी को किसी से मिलाता है तो कुछ सोचकर ही मिलाता है। आशा और निराशा दोनों एक साथ मिल रही है। निराशा से ही आशा का रास्ता निकलता है। मैंने ये कहकर उनके हाथ को थाम कर थपथपाया और चुप हो गया। वो भी मुड़कर कमरे से बाहर निकल गई। उनका ज्यादा देर मेरे यहां रुकना सही नहीं था। हम दोनों के बीच पत्रों के माध्यम से संवाद शुरू हो गया। वो अपने दर्द को शब्दों में उकेर देती थी। कभी कभी दर्द कविता का रूप ले लेता था, या किसी कवि की कविता या गजल उनकी भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम बन जाती थी। मैं भी कभी कविता या गजल के रूप में जवाब दे देता था। दो पुस्तक प्रेमियों के बीच इस तरह से प्रेम पनप रहा था। हम अपने संबंध को कोई नाम नहीं दे सकते थे और उसे कैसे आगे बढ़ाए ये भी समझ नहीं पा रहे थे। मिसेस गुप्ता, जिनका असली नाम निधि था, हमारे यहां आना जाना काफी अधिक हो गया था। मेरी पत्नी और उनके बीच भी सहेली का रिश्ता बन गया था। वो अपना दर्द मेरी पत्नी को भी कहती थी, लेकिन पत्नी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। उसके अपने पास खुद की समस्याओं की कमी नहीं थी, इसलिए वो तो निधि को कोई समाधान सुझा नहीं सकती थी, केवल उनकी बातें सुन सकती थी। निधि का अकेलापन शायद इस उम्र की काफी महिलाओं की समस्या है। पति नौकरी या व्यवसाय में लगे हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं और उनके पास अपनी समस्याएं हैं। वो मां के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाते हैं या बिताना नहीं चाहते हैं। एक बार हम पति पत्नी कहीं घूमने जा रहे थे। एक ग्रुप था जिसके साथ 3-4 दिन का टूर था। पत्नी ने निधि से पूछा कि वो चलना चाहेगी, तो उसने कहा कि इनसे पूछकर बताती हूं। दूसरे दिन निधि ने पत्नी को बताया कि उसके पति ने कहा है कि वो अकेली चली जाए। निधि इस बात से दुखी तो थी, लेकिन पत्नी ने कहा कि आप तो चलो हमारे साथ, आपका मन लग जाएगा। पत्नी ने जब निधि के जाने की बात कही तो मैंने पूछा कि उसके जाने से कोई परेशानी तो नहीं होगी, तो वो बोली कि तुम तो अपने दोस्तों में मुझे भूल जाते हो। इस बार अगर निधि साथ होगी तो मेरा समय उसके साथ कट जाएगा। उसकी ये बात सुनकर मैंने चैन की सांस ली। निधि के हमारे साथ जाने से मुझे भी उनके साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। समय आने पर हम तीनों अपने ग्रुप के साथ, जो लगभग 30 लोगों का था, पहाड़ों पर घूमने निकल गए। पहाड़ों पर आकर जैसी शांति का अनुभव होता है, ऐसा ही इस जगह पर आकर हुआ। पहाड़ों पर यह जगह ज्यादा प्रसिद्ध नहीं थी, इसलिए भीड़ नहीं थी। सब लोग एक साथ जंगल में घूमने निकल गए। आगे आगे गाइड चल रहा था, जो हमें इस घने जंगल के बारे में बताता चल रहा था। अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी। गाइड ने सबसे कहा कि जल्दी जल्दी चलिए, अगर जंगल में बारिश आ गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। पहाड़ों की बारिश वैसे भी बहुत तेज होती है, इसीलिए सभी लोग तेजी से चलने लगे। निधि भी तेज चलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें तेज चलने की आदत नहीं थी। वो पहली बार पहाड़ों पर ट्रैकिंग कर रही थी। अचानक उनका पांव एक पत्थर से टकराया और वो गिर गई। मेरी पत्नी ने मुझे आवाज दी तो मैं पीछे की तरफ आया। वहां पर निधि गिरी पड़ी थी। उनके पैर में मोच आ गई थी।
इस कारण से वो खड़ी नहीं पा रही थी। मैं ये देखकर परेशान हो गया कि अब आगे क्या होगा। हमें बारिश के डर से जल्दी इस जंगल से बाहर निकलना था। मैंने उन्हें अपनी बाहों की सहायता से उठाकर खड़ा किया और उनसे कहा कि वो मेरी बाह पकड़कर चलने की कोशिश करें। निधि ने चलने की कोशिश की तो दर्द के कारण वो रोने लगी। उनकी ये दशा देखकर मैंने उन्हें एक ऊंची जगह पर बिठा दिया और उनकी चप्पलों को उतारकर उनकी उंगलियों को अपने हाथों में लेकर मसला और उन्हें खींचा ताकि वो सही हो जाए। मेरा ये प्रयास काम कर गया और उनकी मोच सही हो गई, लेकिन अभी भी वो सही तरह से चल नहीं पा रही थी। मैंने और पत्नी ने उन्हें दोनों तरफ से पकड़ा और अपने साथियों के पीछे चलने लग गए। इस बीच बारिश भी आ गई, लेकिन हम सब लोग बिना ज्यादा भीगे ट्रेक पूरा करके जंगल से बाहर निकल गए। होटल आकर पत्नी बोली कि अब क्या किया जाए, निधि आगे कैसे चलकर जाएगी। मैंने उससे कहा कि सुबह उनको जूते दिलवा देते हैं, हो सकता है जूतों में वो आराम से चल पाए। मेरी बात से पत्नी सहमत नहीं थी, उसे भी जूते पहनकर चलने में परेशानी होती थी। निधि से पूछा तो वो भी पत्नी की बात से सहमत दिखी। मैंने कहा कि चप्पलों में तो आप चल नहीं पाएगी, आप मुझे होटल में छोड़कर चले जाएगा। ये तो संभव नहीं है, या तो तीनों चलेंगे या कोई नहीं जाएगा। मेरी इस बात पर वो मुस्कुरा कर बोली कि अब आप मुझे ऐसे ब्लैकमेल करेंगे। मैंने कहा कि जब आप साथ में आई है तो साथ में ही चलेगी। वो हंसकर बोली कि आप जूतों का इंतजाम कर लीजिए, मैं उन्हें पहनकर आपके साथ चलूंगी। हम तीनों ही इस बात पर मुस्कुरा दिए। सुबह सबसे पहले जूतों की दुकान ढूंढी गई और स्पोर्ट शू खरीदे गए। मैंने अपनी पत्नी से भी खरीदने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। निधि ने जूते पहन लिए और वो उन्हें पहनकर चलने को तैयार हो गई। जूतों के कारण उनका पांव जमीन पर पूरी तरह से रखा जा रहा था और दर्द के होने के बावजूद वो चल पा रही थी। हम सब ग्रुप के साथ अपने अगले गंतव्य पर चलने के लिए तैयार हो गए। उस दिन हम सब काफी घूमे फिरे थे, इस कारण से सब लोग बहुत थक गए थे। इस वजह से होटल आकर खाना खाकर सब लोग जल्दी सोने चले गए। मैं भी थका था, लेकिन चलने की आदत होने के कारण मेरी थकान ज्यादा नहीं थी। इसलिए मैं रात को पहाड़ों की अंधेरी रात का अनुभव करने के लिए होटल की छत पर आ गया। कुछ देर ही हुई थी कि मुझे लगा कि कोई और भी छत पर आ रहा है। लगा कि कोई और मेरे जैसा रात का आनंद लेने के लिए आया होगा। जब अपने पीछे किसी का आभास हुआ तो घूम कर देखा तो निधि खड़ी थी। आप तो सो गई थी। लेटी तो थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। सोचा ऐसा मौका कब मिलेगा तो यहां आ गई। आप यहां कैसे? मैं तो ज्यादा थका नहीं था, इसलिए पहाड़ के साफ आकाश का मजा लेने आ गया। सोच रहा हूं कि कुछ तारों की फोटो खींचूं। इतना घूमने के बाद भी आप में फोटो खींचने का दम बचा है। जब कोई शौक हो तो दम आ ही जाता है। चलिए मैं भी देखती हूं आप कैसे अंधेरे में फोटो खींचते हैं। मैं कैमरा स्टैंड पर लगाकर फोटो खींचने लग गया। निधि मुझे काम करते देखने लगी। हवा चलने के कारण बहुत ठंड हो गई थी। निधि को पता नहीं था, वो ऐसे ही उठकर आ गई थी। उन्हें ठंड में कांपते देखकर मैंने अपनी जैकेट उतार कर दे दी। वो उसे पहनकर छत पर घूमने लगी, फिर मेरे पास आकर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद उनके हाथ ने मेरा हाथ थाम लिया। हम दोनों ऐसे ही खड़े रहे। मैंने कैमरा स्टैंड से निकालकर फोटो को देखा। वो अच्छी आई थी। मैं दूसरी फोटो लेने की तैयारी करने लगा। निधि मेरे साथ ही खड़ी रही। अब नीचे चलते हैं, नहीं तो ठंड लग जाएगी। आपको ये भी शौक है, मुझे पता नहीं था। जीवन में हर किसी को कोई ना कोई शौक रखना चाहिए, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाता है। दार्शनिक भी है, आप जो कहें। पता नहीं आपके कितने रूप हैं जो मुझे पता नहीं है। आप जानने की कोशिश कीजिए, सब पता चल जाएगा। आप जानने कहा देते हैं, शुरुआत तो कर दी है, देखते हैं कहां तक जाती है। हाँ, कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठंड बहुत बढ़ गई थी, इसलिए सारा सामान उठाकर हम दोनों छत से नीचे आ गए। नींद आ रही थी, इसलिए बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। अगली सुबह सब गाड़ियों में बैठकर होटल से 20 किलोमीटर दूर एक पर्यटन स्थल को देखने के लिए निकल गए। निधि आज कल की अपेक्षा ज्यादा तैयार लग रही थी।
पत्नी और वो धीरे धीरे बात कर रही थी। मेरे कानों में कुछ आ नहीं रहा था। 1 घंटे के पहाड़ी रोडों पर शरीर के सारे जोड़ों को हिलाने के बाद हम अपने गंतव्य पर पहुंच गए थे। ये भी पहाड़ की चोटी पर स्थित एक धार्मिक स्थल था। चोटी पर पहुंचने के लिए कुछ 100 मीटर के रास्ते पर चलना था। मुझे लग रहा था कि कल की घटना के बाद निधि शायद इतना चल नहीं पाएगी, लेकिन मैं हैरान रह गया जब वो मेरे बराबर चलने लगी। मैंने उनसे पूछा कि पाव का क्या हाल है, तो वो बोली कि वो तो कल ही आपकी मालिश के बाद सही हो गया था। आज स्पोर्टस शूज के कारण चलने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। मैंने उनसे कहा कि आप ये बात मेरी पत्नी को भी समझा दे कि शूज से चलना आसान हो जाता है, सही रहेगा। वो बोली कि मेरी और उनकी इस विषय पर बात हुई है। वो कह रही है कि वापस लौटकर वो भी अपने लिए शूज खरीदेगी। उनकी इस बात पर मैं मुस्करा गया तो वो बोली कि शायद आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैंने कहा कि मेरी पत्नी को शूज पहनने के नाम से ही डर लगता है। देखते हैं आपकी राय उस पर क्या असर डालती है। वो बोली कि सही असर डालेगी, और आपका धन्यवाद कि आपने कल मेरी इतनी सहायता की, नहीं तो मैं आज होटल में बिस्तर पर लेटी बोर हो रही होती। मैंने तो अपना काम किया था, लेकिन आपने भी हिम्मत दिखाई है और यहां आ गई है। वो शरारत से बोली कि आपके साथ समय बिताने का मौका मैं कैसे छोड़ सकती थी। इसके लिए कितना भी दर्द सहना पड़े मैं सह लूंगी। मैं उनकी तरफ हैरानी से देखता रहा। तब तक मेरी पत्नी भी हम दोनों के पास आ गई। वो हम दोनों से बोली कि बातें रास्ते में कर लेना, अभी तो चलो। उसकी बात सुनकर हम दोनों हंस दिए और आगे चल दिए। ऊपर पहुंचकर सब लोग दर्शन करने के बाद फोटो खींचने लग गए। मैंने निधि की फोटो खींची तो वो बोली कि ये शायद मेरी पहली फोटो होगी जो खींची होगी। ये सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ, लेकिन मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लौटते में पत्नी फिर पीछे रह गई और मैं और निधि एक साथ चल रहे थे। मैंने पूछा कि आज कैसा लगा, तो वो बोली कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं किसी जगह पर घूमने आई हूं और कोई मेरी फोटो खींच रहा है। ऐसा क्यों कह रही है? आपको सब कुछ समझ आ जाना चाहिए। समझ तो आ रहा है, लेकिन इस पर विश्वास करने का मन नहीं कर रहा है। विश्वास कीजिए, ऐसा ही है। आप अपने आप को परिवार की जिम्मेदारियों से थोड़ा अलग करें। अगर आपका साथ रहेगा तो मैं ऐसा कर पाऊंगी। मैं तो आपके साथ हूं ही। इस पर भी विश्वास नहीं होता है। विश्वास तो करना ही पड़ेगा। सही कह रहे हैं, जो बीत गया है उसे भूल जाए और आगे की सुधि ले। यही करना है। हम दोनों ने पत्नी का इंतजार किया और उसे अपने साथ लेकर आगे के लिए चल दिए। आज हमें और किसी जगह पर भी जाना था। वहां चलना नहीं था, केवल गाड़ी से उतरकर घूमना था। हम सब ने इधर उधर घूमना शुरू कर दिया और मौसम का आनंद लेने लग गए। निधि के चेहरे पर अलग ही तरह की चमक दिखाई दे रही थी, जो ये बताती थी कि वो हमारे साथ आकर टूर का पूरा आनंद उठा रही थी। मुझे उसके चेहरे की ये चमक अच्छी लग रही थी। वो अपने बंधन से बाहर निकलकर जीवन का आनंद उठा रही थी। एक मित्र होने के नाते मैं यही चाहता था कि वो अपनी नीरस जिंदगी से बाहर आकर जीवन का भरपूर आनंद उठाए। इस यात्रा का हम तीनों ने ही भरपूर आनंद उठाया और वापस आकर हम तीनों ही एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आ गए थे। पत्नी भी निधि से अब ज्यादा खुलेपन से बात कर पाती थी। मेरी और निधि की निकटता भी घनिष्ठता में बदल गई थी। हम दोनों भी इसे महसूस कर रहे थे। इस घनिष्ठता में अभी तक शारीरिक आकर्षण का प्रवेश नहीं हुआ था। हम दोनों एक दूसरे के आसपास होने को पसंद करते थे, लेकिन इससे ज्यादा किसी चीज की जरूरत नहीं समझते थे। समय गुजर रहा था। सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। जीवन की आपाधापी में ज्यादा कुछ सोचने के लिए समय ही नहीं मिलता था। एक दिन जब पत्नी बच्चों सहित अपने मायके गई हुई थी और मैं अवकाश का मजा उठा रहा था, निधि का आगमन हुआ। मैंने उन्हें पानी लाकर दिया और हम दोनों सोफे पर बैठ गए। कुछ देर कोई नहीं बोला तो मैंने ही बातचीत की शुरुआत करी। काफी दिन से आप दिखी नहीं, कहाँ व्यस्त थी? ये बाहर जाने वाले थे, इसलिए तैयारी में लगी हुई थी।
आप नहीं गई इनके साथ? मेरा ऐसा सौभाग्य कहा, अपने दोस्तों के साथ थाईलैंड घूमने गए हैं। अधिकांश पुरुष यहां अकेले ही जाना पसंद करते हैं। आपको तो पता है। क्यों पत्नी के साथ नहीं जाना चाहते? ऐसा नहीं है, लोग पत्नी के साथ भी जाते हैं, लेकिन ग्रुप में जाने वाले लोग अकेले ही जाना पसंद करते हैं, वहां की लाइफ का मजा लेने के लिए। आप कभी गए हैं? हाँ, गया हूं, लेकिन व्यापार के सिलसिले में। तो आपने भी वही सब किया होगा? नहीं, मेरे पास इस सब के लिए समय भी नहीं था और मेरी इसमें कोई रुचि भी नहीं थी। पैसे से प्यार सोच के भी घृणा होती है। ऐसा क्यों? प्यार करने के लिए पैसा देना पड़े, ये विचार ही मेरे मन को भाता नहीं है। मेरे को सुनाने के लिए है या आप ऐसे ही हैं? आपको सुनाने की क्या आवश्यकता है? आपसे क्या छुपाना? लेकिन कई बार ऐसे मौके आए ही कि जब इस तरह के प्यार का मौका था, लेकिन मैं पीछे हट गया क्योंकि ये मेरी रुचि का नहीं है। ये जानकर अच्छा लगा। लेकिन पत्नी के सिवा किसी और से प्यार से परहेज है? ये कैसा सवाल है? सवाल है तभी तो पूछा है। विवाह में निष्ठा होना आवश्यक है, नहीं तो विवाह की नींव दरक जाती है।